मेरे हिस्से की वफा, कायनात और अंबर का प्यार। कायनात और अंबर एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बस सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग थे। कायनात उर्दू साहित्य की छात्रा और अंबर कंप्यूटर साइंस का छात्र। दोनों की क्लासें एक ही फ्लो पर होने से अक्सर वे एक दूसरे से टकरा जाते थे। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों पढ़ाई की बातें करते करते पहले पारिवारिक और फिर निजी बातें करने लगे थे और फिर हंसी मजाक तक करने लगे थे। दिन, हफ्ते, महीने ऐसे ही हंसते खिलखिलाते बीत रहे थे। कायनात के लिए अंबर के दिल में अब एक खास जगह बनने लगी थी, लेकिन वो कह नहीं पाया था। अगले हफ्ते अंबर का जन्मदिन आने वाला था, जिसमें उसने कायनात को भी बुलाया, पर वह आने को मना करती रही। अंबर उसे मना ही रहा था कि उसके पहले ही कायनात का फोन बज उठा। उसकी मम्मी का फोन था, जो उसे घर जल्दी आने को कहते हुए बता रही थी कि शाम को 4 बजे कुछ लोग उसकी बड़ी बहन को देखने आने वाले हैं। ठीक है अम्मी, कहते हुए कायनात ने फोन काट दिया। कायनात अंबर से बोली, सॉरी, आज मैं जल्दी निकलता हूँ। आपके साथ अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन मुझे बताओ कि इस सोमवार को मेरे जन्मदिन पर आई हूँ मैं। अंबर बिना अम्मी अब शादी के घर से कहीं नहीं आने जाएगी, और अगर गया। ये देख कायनात झट से बोली, अरे बाबा, उदास मत हो, मम्मी को राजी करने की कोशिश करूंगी। अब मुस्कुराओ, ये देवदास वाली सूरत अच्छी नहीं लग रही है। उसके कहने के अंदाज से दोनों खिलखिला उठे। घर पहुंचते ही अम्मी की नसीहतें शुरू हो गई, जरा सलीके से कपड़े पहनना, दुपट्टा सिर पर रखना, तेज मत बोलना, अपनी आपा के साथ ही रहना। जी अम्मी, कुछ और बचा हो तो पर्ची बना कर दे दो, मैं आधे घंटे में रट लूंगी। तेरी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से समझाना पड़ता है, अम्मी कहकर काम में लग गई। मेहमान आ चुके थे, चाय पानी का दौर शुरू हुआ। निखत उन लोगों को पसंद आई, साथ में उन्होंने कायनात को भी अपने दूर के भतीजे के लिए पसंद कर लिया, जिसके लिए कायनात के अम्मी अब्बू ने 2 साल का समय मांग लिया। वे हंसी खुशी राजी हो गए। कायनात कुछ कह न सकी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग में अंबर की तस्वीर घूम गई। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि इस समय उसे अंबर का ख्याल क्यों आया। इधर अंबर के दिल में कायनात के लिए एहसास और जवां हो रहे थे, उधर कायनात इस बात से बेखबर अंबर को केवल एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। निखत की शादी हो गई, उसके बाद कायनात की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 2 साल बीतने को आ रहे थे। निखत की ससुराल वालों ने कायनात के रिश्ते की याद दिलाने का संदेशा भेजा। कायनात अब तक अंबर के प्यार को समझ चुकी थी और खुद भी एहसास कर चुकी थी कि उसका दिल भी अंबर का नाम लेता है। कायनात, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ, एक दिन अंबर ने दिल की बात कही। मगर मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मैं अम्मी अब्बू से बगावत नहीं कर सकती। उनका भरोसा कैसे तोड़ दूं? मैं बागी का कलंक लेकर जी नहीं पाऊंगी। और हमारा प्यार, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अंबर, ऐसा सवाल न पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। जिस सवाल का जवाब तुम जानती हो, फिर उससे क्यों भागती हो? मैं मजबूर हूं। मगर मैं नहीं, मैं बात करूंगा तुम्हारे अब्बू से। अंबर, शादी तो मैं अब्बू के कहने पर उनकी इज्जत के लिए कर रही हूँ, मगर मैं शादी से पहले कुंवारी विधवा की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं समझ गया, तुम अपनी वफा का हक अदा करो, मेरे हिस्से की वफा भी तुम्हारी। इतना कहते ही अंबर की आंखें छलछला गईं और वह आगे कुछ न कह सका। इंतजार तो किया होता, आरिफ की मासूम बेवफाई। कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए शब्बी कुछ जल्दी ही आ गई थी। वो बहुत ही सुंदर और शर्मीली लड़की थी, उसे कम बोलना पसंद था। धीरे धीरे कॉलेज में शब्बी की जान पहचान बढ़ती गई। लड़के तो उसकी तारीफ करते न थकते, पर शब्बी किसी भी लड़के की तरफ अपनी नजर नहीं उठाती थी। एक दिन आसमान पर बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी। शब्बी तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वो एक घर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। अचानक शब्बी की नज़र एक खूबसूरत लड़के आरिफ पर पड़ी। वो उसे देखकर घबरा गई। तभी आरिफ ने मुस्कान फेंकते हुए कहा, शब्बी जी, आप अंदर आइए न, बाहर क्यों खड़ी हैं? शब्बी यह बात सुनकर शर्मा गई और बारिश में ही अपने घर की तरफ चलने लगी। आरिफ ने बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, बुरा मान गई। मैं कोई पराया थोड़े ही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शब्बी ने झेपते हुए कहा। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जल्दी ही शब्बी अपने घर की तरफ चल पड़ी। शब्बी सारी रात करवटें बदलती रही, उसकी आंखें आरिफ को खोज रही थीं। उसका बड़े ही प्यार से शब्बी जी कहना उसे बहुत पसंद आया था। आरिफ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर मुलाकातें होने लगी। एक दिन आरिफ ने कहा, शब्बी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अब एक पल की भी जुदाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा और दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा।
उस दिन शब्बी ज्यों ही घर पहुंची, उसकी नज़र कुछ अनजानी औरतों पर पड़ी, पर वो नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उसकी माँ मिठाई का एक डब्बा लिए उसके कमरे में आई तो शब्बी झट पूछ बैठी, माँ, आज मिठाई किस खुशी में लाई हो? सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, पहले मिठाई खाओ, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, अब बताइए, शब्बी ने मिठाई खाते हुए पूछा। बेटी, खुशी की बात यह है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। माँ की यह बात सुनकर शब्बी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नज़रों में आरिफ का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो बेकरार हो उठी और आरिफ के घर की ओर चल पड़ी। आरिफ उस वक्त कोई गीत गुनगुना रहा था। शब्बी को इस कदर परेशान और दुखी देखकर वो चौंक उठा। क्या हुआ शब्बी? तुम इस तरह परेशान क्यों हो? आरिफ, शब्बी कांपते हुए बोली, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं अब तुम्हारे बिन एक पल भी, छोड़ो भी यह फिल्मी अंदाज, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शादी कर लो। आखिर कब तक कुंवारी बैठी रहोगी? तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी क्या? आरिफ की यह बात सुनकर शब्बी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो कांपती आवाज में बोली, आरिफ, मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवफा हो। इतना कहकर शब्बी ने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर आरिफ चीख पड़ा। वो दौड़ता हुआ लहूलुहान शब्बी के पास पहुंचा। शब्बी, ये तूने क्या कर लिया? देखो शब्बी, मैं हूँ। हाँ, मैं, तुम्हारा आरिफ, तुम्हारा हमराज। आंखें खोलो, कुछ पल तो इंतजार किया होता। वो तो मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। उठो शब्बी, मेरी दुल्हन। आरिफ दीवानों की तरह चिल्लाए जा रहा था, लेकिन शब्बी तो अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। जीत गया जंगवीर। खत आया है, खत आया है। पिंजरे में बैठी सारिका शोर मचाए जा रही थी। दोपहर के भोजन के बाद तनिक लेटी ही थी कि सारिका ने चीखना शुरू कर दिया तो जेठ की दोपहरी में कमरे की ठंडक छोड़ मुख्य द्वार तक जाना पड़ा। देखा, छोटी भाभी का पत्र था और सब बातें छोड़ एक ही पंक्ति आंखों से दिल में खंजर सी उतर गई। दीदी, आपकी सखी जगवीरी का इंतकाल हो गया। सुना है, बड़ा कष्ट पाया बेचारी ने। पढ़ते ही आंखें बरसने लगी। पत्र के अक्षर आंसुओं से धुल गए। पत्र एक ओर रखकर मन के सैलाब को आंखों से बाहर निकलने की छूट देकर 25 वर्ष पहले के वक्त के गलियारे में खो गई मैं। जगवीरी मेरी सखी ही नहीं बल्कि सच्ची शुभचिंतक, बहन और संरक्षिका भी थी। जब से मिली थी संरक्षण ही तो किया था मेरा। जयपुर मेडिकल कॉलेज का वो पहला दिन था। सीनियर लड़के लड़कियों का दल रैगिंग के लिए सामने खड़ा था। मैं नए छात्र छात्राओं के पीछे दुबकी खड़ी थी। औरों की दुर्गति देखकर पसीने से तरबतर सोच रही थी कि अभी घर भाग जाऊं। वैसे भी मैं देहातनुमा कस्बे की लड़की, सबसे अलग दिखाई दे रही थी। मेरा नंबर भी आना ही था। मुझे देखते ही एक बोला, अरे, ये तो बहन जी हैं। नहीं यार, माताजी हैं। ऐसी ही तरह तरह की आवाजें सुनकर मेरे पैर कान पे और मैं धड़ाम से गिरी। एक लड़का मेरी ओर लपका, तभी एक कड़कती आवाज आई, इसे छोड़ो, कोई इसकी रैगिंग नहीं करेगा। क्यों, तेरी कुछ लगती है ये? एक फैशनेबल तितली ने मुंह बनाकर पूछा तो तड़ाक से एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। चलो भाई, इसके कौन मुंह लगे, कहते हुए सब वहां से चले गए। मैंने अपनी त्राणकर्ता को देखा। लड़कों जैसा डीले डॉल पर लंबी वेणी बता रही थी कि वो लड़की है। उसने प्यार से मुझे उठाया, परिचय पूछा, फिर बोली, मेरा नाम जगवीरी है। सब लोग मुझे जंगवीर कहते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा और कोई काम या परेशानी हो तो मुझे बताना। सचमुच उसके बाद मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। हॉस्टल में जगवीरी ने सीनियर विंग में अपने कमरे के पास ही मुझे कमरा दिलवा दिया। मुझे दूसरे जूनियर्स की तरह अपना कमरा किसी से शेयर भी नहीं करना पड़ा। मेस में भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता। लड़कियां मुझे से, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता दीदी। हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं। यदि हम डॉक्टर नहीं बन पाए या हमारे विषय में उन्होंने कुछ ऐसा वैसा सुना तो मैंने सुबकते हुए कह ही दिया, अच्छा चल चुप हो जा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो गुड़िया सी। आज से तुम हमारी छोटी बहन। असल में हमारे 5 भाई हैं। पांचों हमसे बड़े, हमें प्यार बहुत खिंची खिंची रहती। कभी कभी फुसफुसाहट भी सुनाई पड़ती। जगवीरी की नई, वो आ रही है। लड़के मुझे देखकर कन्नी काटते। इन सब बातों को दरकिनार कर मैंने स्वयं को पढ़ाई में डुबो दिया। थोड़े दिनों में ही मेरी गिनती कुशाग्र छात्र छात्राओं में होने लगी और सभी प्रोफेसर मुझे पहचानने तथा महत्व भी देने लगे। जगवीरी कॉलेज में कभी कभी ही दिखाई पड़ती। 4-5 लड़कियां हमेशा उसके आगे पीछे होती। एक बार जगवीरी मुझे कैंटीन खींच ले गई। वहां बैठे सभी लड़के लड़कियों ने उसके सामने अपनी फरमाइशें ऐसे रखनी शुरू कर दी जैसे वो सबकी अम्मा हो। उसने भी उदारता से कैंटीन वाले को फरमान सुना दिया, भाई जो कुछ भी ये बच्चे मांगे खिला पिला दे।
मैं समझा गई कि जगवीरी किसी धनी परिवार की लाडली है। वो कई बार मेरे कमरे में आ बैठती, सिर पर हाथ फेरती, हाथों को सहलाती, मेरा चेहरा हथेलियों में ले मुझे एकटक निहारती। किसी रोमांटिक सिनेमा के दृश्य की सी उसकी ये हरकतें मुझे विचित्र लगती। उससे इन हरकतों को अच्छी अथवा बुरी की परिसीमा में न बांध पाने पर भी मैं सिहर जाती। मैं कहती, प्लीज हमें पढ़ने दीजिए, तो वो कहती, मुनिया, जयपुर आई है तो शहर भी तो देख, मौज मस्ती भी कर। हर समय पढ़ेगी तो दिमाग चल जाएगा। वो कई बार मुझे गुलाबी शहर के सुंदर बाजार घुमाने ले गई। छोटी बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, MI रोड ले जाती और मेरे मना करते करते भी वो कुछ कपड़े खरीद ही देती मेरे लिए। ये सब अच्छा भी लगता और डर भी लगा रहता। एक बार 3 दिन की छुट्टियां पड़ी तो आसपास की सभी लड़कियां घर चली गईं। जगवीरी मुझे राजमंदिर में पिक्चर दिखाने ले गई। उमराव जान लगी हुई थी। मैं उसके दृश्यों में खोई हुई थी कि मुझे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। जगवीरी के हाथ मेरी गर्दन से नीचे की ओर फिसल रहे थे। मुझे लगने लगा जैसे कोई सांप मेरे सीने पर रेंग रहा है। जिस बात की आशंका उसकी हरकतों से होती थी, वो सामने थी। मैं उसका हाथ झाटक अंधेरे में ही गिरती पड़ती बाहर भागी। आज फिर मन हो रहा था कि घर लौट जाऊं। मैं रोकर मन का गुबार निकाल भी न पाई थी कि जगवीरी आ धमकी। मुझे गुड़िया की तरह जबरदस्ती गोद में बिठाकर बोली, क्यों रो रही हो मुनिया? पिक्चर छोड़कर भाग आई। मिलता है पर हम किसे लड़ रहे, कहकर उसने मेरा माथा चूम लिया। सचमुच उस चुंबन में मां की महक थी। जगवीरी से हर प्रकार का संरक्षण और लाड़ प्यार पाते कब 5 साल बीत गए पता ही न चला। प्रशिक्षण पूरा होने को था तभी बुआ की लड़की के विवाह में मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वहां कुणाल ने, जो दिल्ली में डॉक्टर थे, मुझे पसंद कर उसी मंडप में ब्याह रचा लिया। मेरी शादी में शामिल न हो पाने के कारण जगवीरी पहले तो रूठी, फिर कुणाल और मुझा को महंगे महंगे उपहारों से लाद दिया। मैं दिल्ली आ गई। जगवीरी 7 साल में भी डॉक्टर न बन पाई। तब उसके भाई उसे हट करके घर ले गए और उसका विवाह तय कर दिया। उसके विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ जगवीरी का स्नेह अनुरोध भरा लंबा सा पत्र भी था। मैंने कुणाल को बता रखा था कि यदि जगवीरी न होती तो पहले दिन ही मैं कॉलेज से भाग आई होती। मुझे डॉक्टर बनाने का श्रेय माता पिता के साथ साथ जगवीरी को भी है। जयपुर से लगभग 58 किलोमीटर दूर के एक गांव में थी जगवीरी के पिता की शानदार हवेली। पूरे गांव में सफाई और सजावट हो रही थी। मुझे और पति को बेटी दामाद सा सम्मान सत्कार मिला। जगवीरी का पति बहुत ही सुंदर सजीला युवक था। बातचीत में बहुत विनम्र और कुशल। पता चला सूरत और अहमदाबाद में उसकी कपड़े की मिलें हैं। सोचा था जगवीरी सुंदर और संपन्न ससुराल में रच बस जाएगी, पर कहाँ। हर हफ्ते उसका लंबा चौड़ा पत्र आ जाता, जिसमें ससुराल की उबाऊ व्यस्तताओं और मारवाड़ी रिवाजों के बंधनों का रोना होता। सुहाग, सुख या उत्साह का कोई रंग उसमें ढूंढने न मिलता। गृहस्थ सुख विधाता शायद जगवीरी की कुंडली में लिखना ही भूल गया था। तभी तो साल भी न बीता कि उसका पति उसे छोड़ गया। पता चला कि शरीर से तंदुरुस्त दिखाई देने वाला उसका पति गजराज ब्लड कैंसर से पीड़ित था। हर साल 6 महीने बाद चिकित्सा के लिए वो अमेरिका जाता था। अब भी वो विशेष वायुयान से पत्नी और डॉक्टर के साथ अमेरिका जा रहा था। रास्ते में ही उसे काल ने घेर लिया। सारा व्यापार जेठ संभालता था। मिलों और संपत्ति में हिस्सा देने के लिए वो जगवीरी से जो चाहता था वो तो शायद जगवीरी ने गजराज को भी नहीं दिया था। वह उसके लिए बनी ही कहाँ थी। एक दिन जगवीरी दिल्ली आ पहुंची। वही पुराना मर्दाना लिबास, अब बाल भी लड़कों की तरह रख लिए थे। उसके व्यवहार में वैधव्य की कोई वेदना, उदासी या चिंता नहीं दिखी। मेरी बेटी मान्या साल भर की भी न थी। उसके लिए हमने आया रखी हुई थी। जगवीरी जब आती तो 10-15 दिन से पहले न जाती। मेरे या कुणाल के ड्यूटी से लौटने तक वो आया को अपने पास उलझाए रखती। मान्या की इस उपेक्षा से कुणाल को बहुत क्रोध आता। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता था, पर जगवीरी के उपकार याद कर चुप रह जाती। धीरे धीरे जगवीरी का दिल्ली आगमन और प्रवास बढ़ता जा रहा था और कुणाल का गुस्सा भी। सबसे अधिक तनाव तो इस कारण होता था कि जगवीरी आते ही हमारे डबल बेड पर जम जाती और कहती, यार कुणाल, तुम तो सदा ही कनक के पास रहते हो, इस पर हमारा भी हक है। 2-4 दिन ड्राइंग रूम में ही सो जाओ। कुणाल उसके पागलपन से चिढ़ते ही थे। उसका नाम भी उन्होंने डॉक्टर पगलानंद रख रखा था। परंतु उसकी ऐसी हरकतों से तो कुणाल को संदेह हो गया। मैंने लाख समझाया कि वो मुझे छोटी बहन मानती है, पर शक का जहर कुणाल के दिलो दिमाग में बढ़ता ही चला गया और एक दिन उन्होंने कह ही दिया, कनक, तुम्हें मुझे में और जगवीरी में से एक को चुनना होगा। यदि तुम मुझे चाहती हो तो उससे स्पष्ट कह दो कि तुमसे कोई संबंध न रखे और यहाँ कभी न आए, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ कि जगवीरी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके भाइयों के प्रयास से उसे ससुराल की संपत्ति में से अच्छी खासी रकम मिल गई। वह नेपाल चली गई।
वहां उसने एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम बना लिया। 10-15 दिन में वहां से उसके 3-4 पत्र आ गए, जिनमें हम दोनों को यहां से दोगुने वेतन पर नेपाल आ जाने का आग्रह था। मुझे पता था कि जगवीरी एक स्थान पर टिककर रहने वाली नहीं है, वो भारत आते ही मेरे पास आ धमकेगी। फिर वही क्लेश और तनाव होगा और दांव पर लग जाएगी मेरी गृहस्थी। हमने मकान बदला, संयोग से एक नए अस्पताल में मुझे और कुणाल को नियुक्ति भी मिल गई। मेरा अनुमान ठीक था, रमता जोगी जैसी जगवीरी नेपाल में 4 साल भी न टिकी। दिल्ली में हमें ढूंढने में असफल रही तो मेरे मायके जा पहुंची। मैंने भाई भाभीियों को कुणाल की नापसंदगी और नाराजगी बताकर जगवीरी को हमारा पता एवं फोन नंबर देने के लिए कतई मना किया हुआ था। जगवीरी ने मेरे मायके के बहुत चक्कर लगाए, चीखी, चिल्लाई, पागलों जैसी चेष्टाएं की, परंतु हमारा पता न पा सकी। तब हारकर उसने वहीं नर्सिंग होम खोल लिया, शायद इस आशा से कि कभी तो वो मुझे से वहां मिल सकेगी। मैं इतनी भयभीत हो गई उस पागल के प्रेम से कि वार त्योहार पर भी मायके जाना छूट सा गया। हाँ, भाभीियों के फोन तथा यदाकदा आने वाले पत्रों से अपनी अनोखी सखी के समाचार अवश्य मिल जाते थे, जो मन को विषाद से भर जाते। उसके नर्सिंग होम में मुफ्तखोर ही अधिक आते थे। जगवीरी की दयालुता का लाभ उठाकर इलाज कराते और पीठ पीछे उसका उपहास करते। कुछ आदतें तो जगवीरी की ऐसी थीं ही कि कोई लेडी डॉक्टर, सुंदर नर्स वहां टिक न पाती। सुना था किसी शांति नाम की नर्स को पूरा नर्सिंग होम रुपए पैसे उसने सौंप दिए। वे दोनों पति पत्नी की तरह खुल्लम खुल्ला रहते हैं। बहुत बदनामी हो रही है जगवीरी की। भाभी कहती कि हमें तो ये सोचकर ही शर्म आती है कि वो तुम्हारी सखी है। सुन सुनकर बहुत दुख होता, परंतु अभी तो बहुत कुछ सुनना शेष था। एक दिन पता चला कि शांति ने जगवीरी का नर्सिंग होम, कोठी, कुल संपत्ति अपने नाम कराकर उसे पागल करार दे दिया। पागलखाने में यातनाएं झेलते हुए उसने मुझे बहुत याद किया। उसके भाइयों को जब इस स्थिति का पता किसी प्रकार चला तो वे अपनी नाजुक पली बहन को लेने पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी जगवीरी। मैं सोच रही थी कि एक ममत्व भरे हृदय की नारी, सामान्य स्त्री का, गृहिणी का, माँ का जीवन किस कारण नहीं जी सकी। उसके अंतस में छिपे जंगवीर ने उसे कहीं का न छोड़ा। तभी मेरी आंख लग गई और मैंने देखा जगवीरी कई पैकेटों से लदीफदी मेरे सिरहाने आ बैठी। जाओ, मैं नहीं बोलती, इतने दिन बाद आई हो, मैंने कहा। वो बोली, तुमने ही तो मना किया था। अब आ गई हूँ, न जाऊंगी कहीं। तभी मुझे मान्या की आवाज सुनाई दी, मम्मा, किससे बात कर रही हो? आंखें खोलकर देखा शाम हो गई थी।